हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वॉइस के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूँ। वॉइस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर विद्यार्थियों को इसमें काफी परेशानी होती है। यहाँ तक कि साइंस में भी वॉइस का एप्लीकेशन बहुत है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि साइंस में पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, इसलिए बनाना जरूरी है। कैसे बनता है इसका पूरा मैं डिटेल आपको दूंगा, और ये एक वीडियो में क्लियर भी नहीं होगा, कई वीडियो आपको देखने होंगे इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस है क्या? यहाँ देखेंगे वॉइस को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं वाच्य। आखिर वॉइस होता क्या है? तो वॉइस को देख सकते हैं कि वॉइस इज द पार्ट ऑफ वर्ब। ये वर्ब का ही पार्ट है ना, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा चेंज होते रहता है। V3 फॉर्म अवश्य चाहिए, इसलिए वर्ब का ही मुख्य रूप से पार्ट है। लेकिन एक और इसमें चैप्टर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस में बदल देना, लेकिन मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। अगर मीनिंग में अंतर आता है इसका मतलब कि वॉइस नहीं बना, इसलिए दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कि इन विच द सेम सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दो तरह से एक ही सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और इसमें किसी प्रकार का मीनिंग में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। पहला क्या होता है, देखिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं पता है? कर्तृवाच्य। कर्तृ यानी कर्ता, करने वाला। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जब कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो हम समझेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। उसके बाद सेकंड क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव यानी कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता, सब्जेक्ट भले हम बना देते हैं लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट जो कर्म होता है उसको सब्जेक्ट के पोजीशन पर हम केवल रख देते हैं। इसमें भी करने वाला कौन होता है? तो सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो कर्म से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब यहाँ एक चीज और देखेंगे कि एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे हम, सेंटेंस को देख करके कैसे पहचानेंगे। तो चलिए यहाँ बतला देते हैं, फिर इसको यहाँ समझ लें ठीक से। द सेंटेंस इन विच the subject does something is understood in active voice। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ करता है, कोई काम करता है, एक्टिव रहता है। इसलिए एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। आप समझ सकते हैं ऐसे भी, यानी कोई काम करता है तो वैसे सेंटेंस हम समझते हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है। दूसरा देखेंगे, जैसे एक सेंटेंस पहले आप देख लें इसको। जैसे आप सेंटेंस में देख लेंगे ही फेल्स अ ट्री। यहाँ देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? काट रहा है कोई चीज को। फेल मतलब होता है कट्स। वह पेड़ को काट रहा है, काटता है, सिंपल प्रेजेंट में है ना। तो यह काम कुछ तो कर रहा है ना, काटने का काम कर रहा है पेड़ को, यानी सब्जेक्ट आपका एक्टिव है। इसलिए इसको हम कहेंगे कि एक्टिव वॉइस में है, कोई काम करता हुआ दिखना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं, पैसिव क्या है, किसे कहते हैं पैसिव? पैसिव वॉइस को अब देख लें कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे इसमें द सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज, या फिर डज नथिंग लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप, डज नथिंग।
इज अंडरस्टूड इन पैसिव वॉइस। देखिए, जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ नहीं करता, यानी इसको इनर्ट कर सकते हैं आप, नथिंग कर सकते हैं, केवल वो पोजीशन क्या है, तो सब्जेक्ट की पोजीशन पर रहता है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट की पोजीशन पर रहेगा तो उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब भी तो देते हैं, रहता है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता है। तो जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई काम न करे, यानी इसको कह सकते हैं कि निष्क्रिय रहे। तो जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट निष्क्रिय रहे उसको हम कहते हैं कि पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप पहचानना सीखें। जब तक सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे तो कैसे बनाएंगे, तब तो आप पैसिव को फिर पैसिव बना देंगे ना, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि पहचानना जरूरी है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है कि नहीं। काम कर रहा है तो समझ जाएंगे एक्टिव है, उसको आप पैसिव बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैसिव है तो ऐसा नहीं है कि उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको आप एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। तो पैसिव को एक्टिव और एक्टिव को पैसिव भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें दोनों तरह का रहता है। पहले बचपन में हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि सब बस एक्टिव है तो उसको पैसिव बना दो। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि पैसिव से भी एक्टिव बनाया जाता है। तो ये दोनों का एप्लीकेशन मैं एक एक करके यहाँ बतलाने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे कि वॉइसेस किसका बनता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी सेंटेंस है सभी का वॉइस बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता है। इसके लिए सेंटेंस का तरीका आपको समझना पड़ेगा, किसका बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो इसमें आप देखेंगे पहले, वॉइसेज आर नॉट फॉर्म्ड व्हेन द सेंटेंस हैज। यहाँ पर देखेंगे किसका वॉइस नहीं बनता है। जैसे कि आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट कभी आ ही ना सके, तो उसका तो खैर वॉइस बनाने की बात आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब जैसे हम कह दें ही, अब यहाँ पर वो ऐसा चीज बोले जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। जैसे कहेंगे ही वीप्स, वह रोता है, इसका क्या बनाएंगे, पैसे कैसे बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता है, तो इसका वॉइस कभी नहीं बनेगा। इसी में फिर आप एक बी में देख सकते हैं, मान लीजिए एस प्लस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी दिया रहे हैं, उसके बाद फिर आ जाए इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसे दिया रहे हैं, फिर इसका भी कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर इसी को कर देंगे शी इज क्राइम, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर नहीं बनता, ये ध्यान में रखना है। चलिए फिर सी में देखेंगे, बहुत ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एस प्लस, अब यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट दिया ही रहेगा, जबकि वो वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव कहलाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, अपने मन से आप क्या ले लेंगे। सब कुछ आप कह दें ही ईट्स, ठीक है वह खाता है तो कुछ तो खाता होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या खाने की मेंशन बात कर दें, नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बनेगा। इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव मतलब यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। फिर डी में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर ठीक है हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लगा देते हैं आप, प्लस ट्रांजिटिव वर्ब लगा देते हैं। अब यहाँ पर रहे ही इज प्लेइंग, सब कुछ आप ऐसे लिख दिए, वो खेल रहा है, ये श्योर है कि कुछ ना कुछ खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, लेकिन कौन सा गेम खेल रहा है आपको पता है, नहीं पता है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। आनिए एक चीज बस मेंशन कर समझ लेना इसमें ढंग से, कि जब तक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना रहे तब तक आप बनाने के वॉइस के बारे में ना सोचें। वॉइस बनेगा ही नहीं आपसे, रहेगा तभी बनेगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसे विस्तार से अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत जगह ऐसा भी आपको लगेगा कि बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाता है। कुछ कंसेप्चुअल सेंटेंस भी मैं बतलाऊंगा बाद में, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनता। जनरल कंसेप्ट है कि जब तक ऑब्जेक्ट ना रहे तब तक वॉइस आपको नहीं बनेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वॉइस नहीं बनता है कब,
जब ये सब क्या ऑब्जेक्ट इसमें किसी में नहीं आया है, चाहे वो ट्रांजिटिव रहे चाहे इनट्रांजिटिव रहे, उससे कोई मतलब आपको नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कि वॉइसेस बनता किसका किसका है, तो अब देखेंगे वॉइसेज आर फॉर्म्ड व्हेन द सेंटेंस हैज। अब वॉइस किसका बनता है, सेंटेंस में क्या रहेगा, तो अब ये देख लेते हैं वो फिर। जैसे रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे दिया हुआ है। टेंस क्या है मुझे नहीं बता रही, कोई भी टेंस आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यानी इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। अब जैसे इसी को हम लिख दें ही फेल्स अ ट्री, यहाँ देख सकते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तो बात की बात है कि इसमें टेंस पहचानना पड़ेगा, जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे यहाँ भी वॉइस नहीं बनेगा आपसे, यहाँ टेंस आपको पहचानना पड़ेगा। ही फेल्स अ ट्री कर रहा है, वो पेड़ को काटता है या काट कर गिराता है, यहाँ ठीक है ऑब्जेक्ट तो है ना ट्री, ट्री तो ट्री है तो ट्री को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो बन जाएगा। अभी मैं इसको बताने नहीं जा रहा हूँ कि कैसे बनेगा, अभी बस केवल मैं डिटेल बता रहा हूँ कि बनता है, और यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट मैंने चर्चा की है तो बनता है। ये दिमाग में आपको रखना है कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा नहीं बनेगा। फिर आप आगे देखेंगे बी नंबर में भी सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हम दे देते हैं, फिर प्लस मेन वर्ब दे देते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ कोई भी सेंटेंस बनाइए, जैसे ही हैज डन दिस वर्क, यहाँ सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब हैज डन, मेन वर्ब यानी भी 3 फॉर्म में रहेगा यहाँ, और ऑब्जेक्ट देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट रहे तो न बनने की कोई बात ही नहीं है। फिर सी नंबर में आप देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट कहाँ रहता है, अंडरस्टूड होता है कि उसमें छिपा हुआ यू रहता है, वी रहता है, लेकिन होता तो नहीं है ना, तो इसलिए अंडरस्टूड है वहां। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, जैसे आप कहेंगे हेल्प द पुअर, यहाँ सब्जेक्ट कहाँ पूछ रहा है, हम आपको कह रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं, यानी यहाँ पर मेंशन नहीं रहता है, फिर भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो सकता है, कहीं पर वी हो सकता है। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हम भी करते हैं, हम आपको भी बोल सकते हैं कि यू हेल्प द पुअर, छिपा रहता है लेकिन दिया नहीं रहता है। यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि केवल एक V1 है और प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसमें क्या है कि पैसिव वॉइस इसका बनेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब यहाँ वॉइस में जनरल रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन रूल्स पर आप ध्यान देते हैं, पहले इसको समझे थोड़ा सा। इसको हम जनरल रूल्स क्यों कहते हैं कि लगभग सभी जगह एप्लीकेबल होता है वॉइस में। क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये क्या होता है सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट जो रहेगा एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और दूसरा में क्या उल्टा फिर कर दीजिए, यहाँ देखिए लिख दीजिए सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ये दोनों हो गए। अब इसको समझने के लिए क्या और देखना पड़ेगा, जैसे कि आप सब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, दोनों का फॉर्म भी कहीं ना कहीं चेंज होता है। जैसे कि आप सब्जेक्ट आई है तो आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब वी को आप देख सकते हैं तो वी का अस हो जाता है। यहाँ पर वी ऑल भी रहता है बहुत जगह, वी ऑल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको, तो वी ऑल को या तो आप अस लिख सकते हैं या तो फिर ऑल ऑफ अस भी लिख सकते हैं। यू का क्या होता है, तो यू का यू रहता है दोनों जगह। अगर इसमें यू ऑल भी दिया रहे तो आप इसको यू भी लिख सकते हैं और यू ऑल भी लिख सकते हैं। ही रहता है
तो यहाँ हो जाता है हिम, सी का हर, दे का देम। अगर पहले से दिया रहे इस तरह से दे ऑल, तो क्या करेंगे इसको, तो ऑल ऑफ देम भी कर सकते हैं या नहीं तो देम भी कर सकते हैं। ये सब के चलते गलती नहीं होता है। कोई नाम अगर दिया रहे, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, कुछ भी रहता है राम, तो नाम में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि राम का क्या फॉर्म चेंज होगा, राम है तो राम है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता है। तो किसी प्रकार का नाम अगर दिया रहे, उसको आप हूबहू एक्टिव से पैसिव में भी, पैसिव से एक्टिव में भी। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमें बनाना है तो ऑब्जेक्ट, अगर उसको सब्जेक्ट बनाना है तो मी को यहाँ लाएंगे तो आई हो जाएगा, अगर यहाँ से आई से अगर ऑब्जेक्ट ले जाना है तो मी हो जाएगा। ये दोनों तरह की बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक के दोनों को नहीं समझेंगे तो यहाँ भी गलती होने की संभावना होती है। ये देखिए बी में हो गया ना कि दो पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का बना देते हैं, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये दोनों हो गया। सी में नंबर में आते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब must be used, एक्टिव वॉइस में ऐसा हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ ना रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिंपल प्रेजेंट में जैसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में आता है तो इसमें ER लगाना पड़ता है ना। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ भी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जैसी पैसिव वॉइस में आप लाते हैं उसको तो वाज वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब देना ही पड़ेगा। फिर उसमें और देखिए अंतर क्या आ जाता है, सम वर्ड। यहाँ सम वर्ड का मतलब कोई वर्ड इज एडेड टू हेल्पिंग वर्ब। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब में कुछ वर्ड को ऐड करना पड़ता है। कैसे ऐड करना पड़ता है, अब जैसे देखिए पहले से आपके पास हैज है, पहले से आपके पास हैव है, या फिर आप कह सकते हैं शैल हैव है, या फिर विल हैव है, या फिर आप कह सकते हैं कैन। इस तरह का जितना भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ पहले से है। जो पैसिव वॉइस में आएंगे तो इसमें आप बीन ऐड करना पड़ेगा। हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैव तो हैव बीन हो जाएगा, कैन हैव तो कैन हैव बीन हो जाएगा। तो ये जोड़ना पड़ता है। या फिर जैसे मॉडल वर्ब ही, आप कोई भी मॉडल वर्ब को ले लीजिए, जैसे आपका कैन है, चाहे में है, जितना भी आप जानते हैं, ठीक है, इसमें आपको बी जोड़ना पड़ता है। कैन है तो कैन भी हो जाएगा, में है तो में भी हो जाएगा, फ्यूचर में भी जैसे सैल है तो सैल भी हो जाता है। तो ये सब आपको इसमें ऐड कर। अब यहाँ देखेंगे ई नंबर में मेन वर्ब, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब must be put in V3 फॉर्म। V3 का मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी एक पहला इसका शर्त है, ध्यान में रखेंगे कि जब भी पैसिव बनाएंगे तो V3 आना चाहिए। यदि एक्टिव में पहले से V3 दिया हुआ तो उसको उसी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो V3 आना चाहिए। V3 नहीं रहेगा तो समझ लेंगे कि पैसिव नहीं है। इसका एक कंडीशन हम मान ले सकते हैं, इसको शर्त मान सकते हैं कि V3 हमेशा होना चाहिए। यानी आपको वर्ब के बारे में भी यहाँ डिटेल्स चाहिए। अगर वर्ब के फॉर्म को आप नहीं समझते हैं तो फिर यहाँ गलती होने का चांस है। इसलिए V3 फॉर्म आप याद कर लें ठीक से। सभी किताब में दिया रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, V1, V2, V3 तीन रहता है कम से कम। V4 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी लगा दो तो V4 हो जाएगा। V5 में क्या है, ACS लगा दो तो वो तो बनाना सीख जाएंगे, लेकिन V2 और V3 को आपको याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चलिए हो गया। उसके बाद देखते हैं F में बिफोर डूअर। डूअर समझते हैं, जिसके द्वारा काम किया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको मैंने कहा क्या कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन उसको मुख्य रूप से कहा जाता है डूअर। डूअर यानी एजेंट, जिसके द्वारा काम होता है। तो बिफोर डूअर प्रीपोजिशन बाई, एट, इन, टू, विथ।
इज यूज्ड। अब जैसे डूअर लिखेंगे, जैसे किसी के द्वारा काम होता है तो उसमें ये सब प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि ये सभी कॉमन नहीं है। ये कभी सभी को इतना देख रहे हैं ना, कॉमन नहीं है, केवल इसमें बाई कॉमन है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो बाई का होता है। बाकी का कुछ स्पेशल वर्ब होगा जिसको मैं बतलाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, एट कहाँ लगता है, स्पेशल केस है, इन कहाँ लगता है, स्पेशल केस है। लेकिन बाई का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आप नोट में ऐसे लिख देंगे, बाई इज मोर कॉमन, यानी सबसे अधिक बाई का यूज किया जाता है। इसलिए कॉमन। ऐसे तो आप बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें कि बाई भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट डोअर भी नहीं लगेगा। काम समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, किसके द्वारा किया गया, अंडरस्टूड होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लें। जैसे आप कहते हैं द पेशेंट इज एग्जामिन। देखिए पैसिव वॉइस है ये, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, एक्टिव के बारे में बताया कि कौन क्या किया। पेशेंट का एग्जामिन किया जाता है तो अंडरस्टूड है, कौन करेगा, डॉक्टर करेगा, और कौन करेगा। अब इसको एक्टिव बनाएंगे तो ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ पर हमने छिपा लिया, यहाँ पर बाय द डॉक्टर। अपने आप समझ जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि टीचर इसको एग्जामिन करेगा पेशेंट को, नहीं ना। तो अंडरस्टूड है कि जब भी होगा तो डॉक्टर होगा। जब इसको हम एक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, ऐसे बना दिए। देखिए डॉक्टर क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बना रहे हैं तो क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ बना दिए पेशेंट। सिंपल प्रेजेंट का तो रूल खैर हम आगे बतलाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का ऐसे इज एम आर लगता है, इज लगा दिए। वर्ब का वर्ब भीतरी फॉर्म देख सकते, एग्जामिन का भीतरी एग्जामिन हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, बाय डॉक्टर को छोड़ दिया, तो अंडरस्टूड हो गया ना कि द पेशेंट इज एग्जामिन्ड। पेशेंट का एग्जामिन किया जाता है, किसके द्वारा, तो बाय द डॉक्टर। तो अंडरस्टूड हो गया ना। तो बिना इसको बताए हुए भी आप इस तरह की बात कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए हर जगह जरूरी नहीं कि डूअर को हम दे ही बाई को लगाए। बाई कब लगेगा, प्रीपोजिशन कब लगेगा, जब डूअर रहेगा। डूअर अगर नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी इसको छोड़ देंगे।